आप देख रहे हैं नया त्रिकांड। अरविंद कांत का अभिवादन स्वीकार करें। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी की एक तरह से हार है, क्योंकि भाजपा भारतीय जनता पार्टी का अपने दम पे पूर्ण बहुमत में ना आना ही उनकी हार है। यद्यपि इस गठबंधन को जनमत मिला है सरकार बनाने का, और भारतीय जनता पार्टी अकेले बलबूते पर जितनी सीट हासिल की है उतना एनडीए गठबंधन मिलकर के नहीं बनाया है। लेकिन खबर ये नहीं है, खबर ये है कि भाजपा को अपने बलबूते पर सरकार बनाने का जनमत नहीं मिला है। पूरा विश्व स्तब्ध है। बहरहाल, इसमें कहीं से दो राय नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी, फिर भी भाजपा 240 पे सिमट गई। इसके कारण थे अंतर्राष्ट्रीय साजिश का शिकार हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और पार्टी के अंदरूनी भीतरघात का भी शिकार हुए हैं। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का क्या हुआ। जैसा कि हम सब बचपन में पढ़े हैं सैन्य विज्ञान में, एक प्रश्न आता था हिंद महासागर। तो हिंद महासागर में हम सब लिखते थे कि वो हमारा परिक्षेत्र है और ये है वो है, लेकिन उसमें एक बिंदु ये भी आता था कि जब भी हम हिंद महासागर में सैन्य अभ्यास के लिए जाते हैं तो चीन ये दोनों देशों के बीच दोस्ती पर आंच पड़ने की बात कह करके हमें धमकाता था, और भारत अपना पैर वापस कर लेता था। जब भी अमेरिका हो, जापान हो, साउथ कोरिया हो, जर्मनी हो, कोई भी देश हिंद महासागर या दक्षिण चीन सागर में युद्धाभ्यास के लिए भारत को आमंत्रित करते थे तो भारत दबे पांव जाने की कोशिश करता था। लेकिन चाइना के धमका देने से हम उतने उत्साह के साथ या तो यानी उसमें भाग नहीं लेते थे, या तो उसे कह करके बता करके कि हमारा रोल खाली इतना रहेगा, केवल इतना रहेगा। ये स्थिति थी 2014 के पहले। तो 2014 के पहले का भारत चीन के लिए बहुत ही माकूल था, उसे किसी भी तरह की चुनौती नहीं थी भारत से। अब 2004 की बात, 2014 के पहले एक बात और है कि मनमोहन सिंह सरकार में रक्षा मंत्री रहे ए.के. एंटनी ने पूरे देश के सामने सदन में कहा था एक प्रश्न के जवाब में कि भारत चाइना बॉर्डर तक अपने संसाधनों को इसलिए नहीं बढ़ा रहा है, सड़क पुल पुलिया इसलिए नहीं बना रहा है कि उसका प्रयोग चाइना करके हमारी सीमा में आकर के हमारी सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकता है। ये सोच थी हमारी, ये सोच थी भारत की। निश्चित ही इस सोच से चाइना खुश होता था, और ये सोच उसके लिए लाभकारी थी, सेहतमंद था वो इस सोच के साथ। अब 2014 के बाद परिस्थितियां बदली। डोकलाम विवाद हुआ, गलवान घाटी हुई। दोनों घटनाओं के समय भारत पर पूरा सीना तान करके भारत ने जिस तरह से अपने पौरुष और पराक्रम का परिचय दिया है चाइना को, चीन को 360 डिग्री घूम करके भारत के पुरुषार्थ को पहचानना पड़ा है, जानना पड़ा है, मानना पड़ा है। दक्षिण एशियाई देशों के बीच या पूरे विश्व में वो तीसरी उभरती हुई महाशक्ति के रूप में अपने को स्थापित करना चाहता है। 143 देशों में उसकी आर्थिक गुलामी है, वो पैसा देकर के लोगों को अपना गुलाम बनाए बैठा है। उसके इस प्रभुत्व को अगर भारत तोड़ रहा है तो भारत को फूटी आंख नहीं देखने का। भारत के जिस नेता के नेतृत्व में भारत उसके लिए चुनौती बना है, उस नेता को वो स्वीकार करेगा क्या? नहीं करेगा। दूसरी एक बात और है, अभी कनाडा में एक आतंकवादी समर्थक सिख नेता की हत्या हो गई, तो कनाडा के राष्ट्रपति जस्टिन ट्रूडो ने बड़ा शोरगुल किया, भारत ने मरवा दिया, भारत ने हमारे आंतरिक मामले में हस्तक्षेप किया, भारत में घुस करके कनाडा में घुस करके मारा। संयुक्त राष्ट्र संघ गया मुद्दा, लेकिन भारत का माकूल जवाब सुनकर के उन्हें शांत होना पड़ा, कुछ नहीं कर पाए। लेकिन उन्होंने अपने देश में एक अपनी गुप्तचर संस्था को एक आदेश दिया कि आप लोग पता लगावें कि हमारे देश में भारत का हस्तक्षेप क्या है। तो उनके विभाग ने, अपना खुफिया विभाग ने 2-3 महीने 4 महीने की छानबीन के बाद अभी हाल ही में एक रिपोर्ट दी है
उस रिपोर्ट में उसने कहा कि महोदय, भारत का तो हस्तक्षेप नहीं है, लेकिन आपके पहले की 2 सरकारें चाइना के, चीन के हस्तक्षेप से निर्मित हो चुकी हैं। चीन का 100% हस्तक्षेप आपके देश में है। ये खबर ट्रूडो को आश्चर्यचकित कर गई, उनके पैर से की धरती खिसक गई। ये खबर इसलिए यहाँ पे बताना जरूरी है कि विश्व की शक्तियाँ हर देशों में दखलंदाजी करती हैं, हस्तक्षेप करती हैं, अपने मनमाफिक सरकार को स्थापित करने का प्रयास करती हैं, और इस प्रयास के लिए उन्हें अरबों रुपए बहाना पड़ता है, वो बहाती हैं। तो जब चीन कनाडा में हस्तक्षेप कर सकता है, या अमेरिका कर सकता है, कहीं पर रूस कहीं कर सकता है, तो चाइना भारत में अपने उस सरकार को, उस भारतीय सरकार को जो चाइना के लिए सरदर्द बना हुआ है, चीन के प्रभुत्व को चुनौती देने वाले साबित हो रहा है, उस सरकार के मुखिया मोदी को हटा देने के लिए, बदल देने के लिए एड़ी चोटी का जोर क्यों नहीं लगाएगा? ये तो आम आदमी भी समझ जाएगा। अब एक तथ्य और, माइक्रोसॉफ्ट ने ये चुनाव शुरू होने के पूर्व माइक्रोसॉफ्ट ने ऐलान किया था, एक रिपोर्ट दी थी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एडॉप्टेड ऑडियो, वीडियो इत्यादि के जरिए चीन भारत में, अमेरिका में या दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में जहां चुनाव हो रहे हैं या होने वाले हैं, चीन बहुत भयंकर घुसपैठ कर सकता है इस वीडियो के माध्यम से। और अभी हम लोगों ने देखा कि एक एडॉप्टेड वीडियो गृह मंत्री तक की आ गई थी, बड़ा शोरगुल हुआ था देश में, गांव में, दूर दराज के क्षेत्रों में। न जाने कितने एडॉप्टेड वीडियो, कितने उन्माद फैलाने वाले, नफरत फैलाने वाले, घृणा फैलाने वाले, समाज में कलह, क्लेश और नफरत, ये सारी चीज फैलाने के लिए पूरे वीडियो से अटा पड़ा है भारतीय समाज। अब वो वीडियो कहाँ से आ रहे हैं, कौन कर रहा है, ये सारी बातें। अब एक बात ये साबित हो गई। अच्छा, दूसरी चीज, आप आइए टीवी चैनलों की बहस पे देखिए, तो जो हमारे कामरेड साथी हैं, उन्होंने कहा कि जब उनकी सरकार आएगी, यानी उनके समर्थन वाली सरकार आएगी, तो वो परमाणु हथियारों को, भारत के परमाणु हथियारों को निशस्त्रीकरण के अधीन लाएंगे। मतलब वो भारत के परमाणु हथियारों को समाप्त करेंगे। पहली बात तो सरकार में आने वाले नहीं, लेकिन ये विचार आया कैसे? स्वाभाविक है कि ये विचार कम्युनिस्टों के आका की ओर से आया होगा। अगर भारत का परमाणु हथियार समाप्त हो जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा, तो इससे भारत की सुरक्षा तो गई रसातल में, फायदा किसे होगा? स्वाभाविक है कि चीन को होगा। तो चीन की दखलंदाजी इस चुनाव में नहीं रही, ये मानना मुश्किल है। अब दूसरा आते हैं कि नरेंद्र मोदी पार्टी के भीतर साजिशों का शिकार हुए हैं। इसके भी 2-3 आधार हैं, सबूत हैं, प्रमाण हैं, तथ्य हैं। जैसा कि अभी एक दिन पहले फतेहपुर की पूर्व सांसद साध्वी निरंजना ज्योति ने भी आरोप लगाया है, यही बात का है। और सारे नेताओं की छन छन कर खबर आ रही है, खैर उनकी बातों को न मानिए। सबसे बड़ी बातें, तथ्य ये है कि भारतीय जनता पार्टी कहती है कि सदस्यों की संख्या के आधार पर भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के पास मतलब सबसे बड़ा तंत्र भी है, थिंक टैंक्स बहुत बड़े हैं, इसमें चिंतन मनन निध्यासन करने वाले बहुत सारे लाखों लोग हैं। पिछले चुनाव 2014 और 2019 में एक एक सीट को प्राप्त करने के लिए गुणागणित की गई थी, एक एक सीट को साधा गया था। अब की बार वह साधना नदारत थी। टिकट किसको मिले, किसको नहीं मिले, ये बात उस प्रदेश के मुख्यमंत्री से बेहतर दिल्ली में बैठा आदमी नहीं जान सकता है, ये सभी जानते हैं। बताया जा रहा है, सूचनाएं आ रही हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ी मेहनत करके एक एक आदमी को लगा करके एक जानकारी हासिल करवाई कि लोकसभा चुनाव में कौन प्रत्याशी जनता के बीच लोकप्रिय है, कौन अलोकप्रिय हो चुका है अपने निकम्मेपन के कारण। तो उन्होंने एक सूची बनाई
जिसमें 31 लोगों के नाम थे और उन्होंने भाजपा की सर्वोच्च संस्था संसदीय बोर्ड को भेजा कि इन 31 लोगों में से किसी को टिकट न दिया जाए, क्योंकि जनता के बीच इनकी छवि पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। लेकिन संसदीय बोर्ड ने इनकी बात को नहीं माना। बताया जाता है कि उनमें से 26 लोगों को पुनः टिकट दिया गया और रिजल्ट आया है वो 26 हार चुके हैं। अब एक गांव का मजदूर, रिक्शा चलाने वाला, ठेला चलाने वाला, खुमचा वाला, छोटी मोटी नौकरी करने वाले लोग भी जानते हैं कि ये फलाने से सब लोग नाराज हैं, इस विधायक से सब लोग नाराज हैं, इस सांसद से हम सब नाराज हैं। क्या वो बात संसदीय बोर्ड नहीं जान पाया? एक बहुत चर्चित नाम है अजय मिश्र टेनी। कौन सा सुर्ख आपका पंख लगा है भैया कि इनके अलावा आपके पास कोई दूसरा ही नहीं था कैंडिडेट। इसी तरह से सबसे भयंकर पराजय का जो उदाहरण सामने आया है वो है अयोध्या। वहाँ पे लल्लू सिंह जो भाजपा के सांसद थे हार गए। इन सारी हारों के पीछे एक सबसे बड़ा कारण और है भाजपा सांसदों का निकम्मापन। वह प्रधानमंत्री मोदी के अथाह श्रम और उनकी लोकप्रियता और उसी तरह से मुख्यमंत्री योगीनाथ के परिश्रम, इनकी साधना, इनकी तपस्या और इनकी लोकप्रियता का दामन पकड़ करके चुनावी मैदान मारने चाहते थे और मारते रहे हैं लोग। इन्हें लग गया कि अयोध्या में मंदिर बन चुका है, चारों ओर से जनता आ रही है, जा रही है, जयकारा हो रहा है, हमें क्या करना है। अयोध्या की सड़कें बन गई, पुल पुलिया बन गई, बड़ी बड़ी चीजें बन गई, लेकिन बताया जा रहा है कि वहां की गलियों में अभी भी नाली, खड़ंजा इत्यादि की समस्याएं हैं। बहरहाल ये कहना कि इन खड़ंजे और समस्याओं, नालियों से वहां की जनता ने वोट नहीं दिया है, तो वहां की जनता को भी सोचना चाहिए कि आने वाले ये पिछले 2-4 सालों से पहले वहां तो कुछ नहीं था, फिर भी आप भाजपा को देते थे। उस पार्टी के ऊपर जिसके ऊपर रामद्रोही होने का आरोप लगा, उसके खेमे में वहां की जनता गई। खैर, जनता का मन है। लेकिन जहां तक बात है सांसदों की ये प्रवृत्ति रही है कि मोदी और योगी के नाम पर जीतने के बाद वो 5 साल जनता से दूर रहे हैं, ऐशो आराम की जिंदगी गुजारे हैं और जिसका परिणाम उनके सामने है। मोदी की साख गिराने में माननीय इन सांसदों की ये काम चोरी और जनता से दूर रहना भी रहा है। अब आते हैं कि पार्टी के भीतर घात कैसे हुआ। तो सबसे पहली बात यही थी कि टिकट बंटवारे में वह चिंतन नहीं था, एक एक सीट को साधने का चिंतन नहीं था। ओवर कॉन्फिडेंस था या नहीं था, गॉड नोज, लेकिन ये साजिश थी। अब तीसरी बात आती है, जो सबसे बड़ी बात है कि अयोध्या आप हार गए, वो भी साजिश रही होगी। लेकिन अगर वहाँ साजिश नहीं है तो काशी में जरूर साजिश थी। वाराणसी में ये प्रधानमंत्री मोदी की साख, जो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त व्यक्ति हो चुके हैं, उनकी साख को दूषित कर देने की साजिश थी। टीवी चैनलों पे जिस दिन 4 तारीख को मतगणना हो रही थी, नीचे आने लगा कि प्रधानमंत्री मोदी अपने संसदीय चुनाव क्षेत्र वाराणसी से इतने हजार वोटों से पीछे। बस ये लाइन ही बहुत बड़ी थी। ये लाइन विश्व के हर देशों में तरंगित हुई है। वहां संदेश गया है कि जिसके लिए लाल कारपेट बिछाते हैं ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री, जिनके लिए लाल कारपेट बिछाती हैं इटली की प्रधानमंत्री, जिनके लिए स्वागत के लिए ललायित रहते हैं जो बाइडेन, ये मानते हुए कि ये अपने देश का सबसे मजबूत नेता, लोकप्रिय नेता है, तो खबर क्या गई कि भैया वो तो अपने संसदीय क्षेत्र में ही लोकप्रिय नहीं है, तो हम उन्हें लोकप्रिय क्यों माने। इस प्रधानमंत्री मोदी का साख गिराने, वो हारे नहीं हैं। उनके सामने जो नेता थे श्रीमान जी कांग्रेस के, पिछले चुनाव में अपनी जमात नहीं बचा पाए थे और 2019 से लेकर 2024 के भीतर उन्होंने पूरे बनारस को सोने का बनवा दिया हो या बहुत बड़ा क्रांतिकारी कार्य किया हो, ये भी नहीं रहा है। लेकिन उन्हें 4.5 लाख वोट मिलते हैं और मोदी खाली 1.5 लाख वोटों से जीतते हैं। प्रधानमंत्री मोदी स्टार प्रचारक थे भाजपा के, उन्हें पूरे देश के कोने कोने को देखना था, जाना था, वहां संबोधन करना था, भाषण देना था, उन्होंने किया। तो उनके संसदीय, ऐसी स्थिति में उनके संसदीय क्षेत्रों में जो प्रमुख नेता हैं, चाहे अखिलेश हो, चाहे मायावती हो, चाहे ये राहुल गांधी रहे हों,
चाहे ये कि प्रधानमंत्री मोदी रहे हों, ये सारे लोगों का चुनाव प्रचार संगठन के लोग देखते हैं। तो बनारस में भी संगठन के लोग, भारतीय जनता पार्टी संगठन के बड़े बड़े पदाधिकारी, एक बात और कह दूं कि जिनके पास ग्राम प्रधानी जीतने का वोट बैंक नहीं होता, जन समर्थन नहीं होता, वो लोग न जाने किस काबिलियत से, किस योग्यता से हर पार्टियों के संगठन में बड़े बड़े पदों पर हैं। खाली भाजपा की बात नहीं, कांग्रेस की बात नहीं, लगभग हर पार्टी की बात है। तो ऐसे ही लोग भाजपा में भी हैं। उन्होंने बनारस के प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र की चुनाव व्यवस्था को देखा और कैसे देखा कि प्रधानमंत्री मोदी 1.5 लाख वोटों से जीत गए। हो सकता है उनकी योजना सफल न हुई, मोदी को हराने की भी रही हो, ये भी असंभव नहीं था। फिलहाल हुई है वही जो राम रुचि रखा। तो प्रधानमंत्री मोदी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, जिसमें मुख्यतः चाइना है, चीन है, और अपने पार्टी के भीतरघात से उस स्थिति को प्राप्त हुए हैं जहां से वह अपने बलबूते पर तीसरी बार सरकार बनाने में असफल होकर के गठबंधन का नया प्रयोग करने की ओर आगे बढ़ रहे हैं।